नमस्कार। सिस्टिक फाइब्रोसिस के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में। तो ये जो लेक्चर है, इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, हम इस टॉपिक में से क्या लर्न करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले सबसे पहले ये जो टॉपिक है, इसका जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। और ये जो इंट्रोडक्शन है, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस का जो लेक्चर मैं अभी आपके साथ में यूट्यूब पे जो ले रहा हूँ, इसको हम कहेंगे, ये जो लेक्चर है ये है पार्ट 1। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस का पार्ट 1 जो लेक्चर है वो अभी मैं डिलीवर कर रहा हूँ। और दूसरा जो लेक्चर है, जो इस टॉपिक का जो रिमेनिंग जो पोर्शन है ना, उसको हम पार्ट 2 कहेंगे। तो पार्ट 2 जो लेक्चर है वो कहाँ पे रहेगा, तो जो एंड्रॉयड ऐप है, एंड्रॉयड ऐप पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे स्टोर, और स्टोर में 4 नंबर का फोल्डर है, फोल्डर 4, जिसका नाम है जीन इंटरेक्शन 2। तो ये जो फोल्डर है, इसमें आपको पार्ट 2 जो लेक्चर है वो आपको मिलेगा। अब पार्ट 2 जो लेक्चर है, इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। फिर ये जो है, ये ये जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए जो दूसरा पार्ट है, उसमें मैंने 5 जो पेडिग्री है वो इंक्लूड करी हैं, सीएफ की, सिस्टिक फाइब्रोसिस की। तो इसका भी डिस्कशन हम करने वाले हैं। फिर ये 10 नंबर पे जो लिखा है, जो आप पढ़ नहीं पा रहे, तो मैं आपको ये वाला जो है, इफेक्ट ऑफ अ सिंगल अमाइनो एसिड डिलीशन, डिलीशन इन इफेक्ट ऑफ अ सिंगल जीन अमाइनो एसिड डिलीशन इन CFTR। यहाँ जो आगे जो 10 नंबर जो है उसमें CFTR, द सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, जो दिख नहीं रहा है स्क्रीन में, मैं आपको बता देता हूँ। इफेक्ट ऑफ अ सिंगल अमाइनो एसिड डिलीशन इन CFTR, द सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ये है 10 नंबर। फिर ये हम डिस्कस करेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो जो भी जो डिस्कशन है हमारा, ये जो सारे जो
टॉपिक हैं उन पे डिस्कशन होगा, जो पार्ट 2 है वो लेक्चर में। और ये जो लेक्चर है, कंप्लीट लेक्चर जो है वो ऐप पे अवेलेबल रहेगा। कल के दिन में रिकॉर्ड करके ये ऐप पे अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं ये जो लेक्चर है इसका। तो ये देखिए, सबसे पहले जो मैं एक फिगर जो है वो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो फिगर है, देखिए यहाँ पे जो लिखा है, मैनी ह्यूमन डिजीज आर कॉज बाय म्यूटेशन इन सिंगल जीन्स। बहुत सारे इंसान का जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके होने की जो वजह है, ये बीमारी या तो रोग कहें आप, ये रोग होने का जो कारण है तो वो है सिंगल जीन म्यूटेशन। एक ही जीन में जो म्यूटेशन यानी कि जो विकृति होती है, उसकी वजह से देखिए बहुत सारे इंसानी बीमारियां जो हैं वो होती हैं। तो पूरा जो फिगर है मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी बड़ा फिगर है। ये जो है मैं आपको देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे सेंटर में इस तरह से, तो यहाँ पे आपको है ना 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ये आपको इंसान के 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और यहाँ पे अलग अलग पार्ट में, और ये जो नीचे जो हैं, ये फिगर जो है ये क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि the positions of the gene mutated in some single gene disease। तो बहुत सारी जो सिंगल जीन वाली जो बीमारियां हैं, इसमें आप देखें कि जो जीन है जिनमें म्यूटेशन हो रहा है, उनकी जो पोजीशन है वो आपको दिखाई गई है, और शोन इन द 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग। तो मनुष्य के इंसानों के 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो आपको दिखाए गए हैं, और इसमें सिंगल जो जीन है जिनमें म्यूटेशन होता है, तो उसकी वजह से जो बीमारियां हो रही हैं वो बताया है। अब देखिए, ईच क्रोमोसोम हैज अ कैरेक्टरिस्टिक बाइंडिंग पैटर्न। हर एक जो क्रोमोसोम है उसमें उसकी एक जो विशेष कहें या तो लाक्षणिक कहें, बैंडिंग जो है वो पैटर्न होती है हर एक क्रोमोसोम में। और एक्स और वाई जो हैं, ठीक है, एक्स और वाई जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम है, यानी कि लिंगी रंगसूत्र है। पुरुषों में एक्स वाई होता है 23 पेयर में, और महिलाओं में, स्त्रियों में ये वाली जो पेयर होती है, 23rd नंबर की जो पेयर होती है वो होती है एक्स एक्स। तो ये है एक्स एक्स इन वुमन एंड एक्स वाई इन मैन। फिर जीन्स associated with each disease are shown in parenthesis। तो जो रेक्टेंगल जो बॉक्स है, इसमें आप देखोगे कि जो बीमारी जो है, जो डिजीज है, रोग है, और उसके रिलेटेड जो जीन है, उस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है, तो वो आपको पैरेंथेसिस जो है, यानी कि जो रेक्टेंगुलर जो शेप के जो बॉक्स हैं, उसमें आपको ये इंफॉर्मेशन दिखाई गई है। तो यहाँ पे मैं आपको इस तरह से बताता हूँ, यहाँ पे आपको देखना है, तो ये आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्रोमोसोम का नंबर है, ठीक है, इस तरह से सारी जो डिजीज हैं उनका भी नाम आप देख सकते हैं।
चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है इन्हें देखिए, ठीक है। अब ये व्यक्ति कौन है? तो अभी आपने फोटोग्राफ में जिन महाशय को आपने देखा, तो वो है इवान स्कली, है ना। अब ये इवान स्कली जो है, जिनका मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाया, उनको सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की बीमारी है। और तो इन्हें, जिन्हें सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इवान स्कली को, is shown here running 8 mile along the Great Wall of China। ठीक है, वो कहाँ पे दौड़ रहे हैं? तो चीन की जो बहुत बड़ी जो दीवार है, उस पे वो 8 माइल का रनिंग कर रहे हैं। और ये कब कर रहे थे? ड्यूरिंग दी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप्स इन अगस्त 2015। 2015 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था, उसमें ये दौड़ रहे थे। और he attributed his relatively good health to being active। भले ही इनको सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की बीमारी है, लेकिन वो अपनी जो तंदुरुस्ती है उसका जो श्रेय है वो किसको देते हैं? तो बीइंग एक्टिव, वो बहुत ही एक्टिव रहते हैं, बहुत ही सक्रिय रहते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? ये जो है आई डू 3 डे एक्सरसाइज साइकिल। वो जो है वीक में 3 दिन कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अबाउट एन आवर रनिंग ऑन डे 1। एक दिन वो क्या करते हैं? रनिंग की एक्सरसाइज करते हैं। जिम वर्कआउट ऑन डे 2। दूसरे दिन वो जिम की एक्सरसाइज करते हैं। फिर योगा एंड मूवमेंट ऑन डे 3। तीसरे दिन वो योगा और मूवमेंट एक्सरसाइज करते हैं। When he was running competitively for Ireland, he did 120 miles a week। और आयरलैंड की जो कंपटीशन है उसमें जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो वो एक सप्ताह में 120 माइल जितना दौड़ पाए थे। तो ये जो इंफॉर्मेशन है कर्टसी ऑफ इवान स्कली, है ना। तो ये इवान स्कली से ये इंफॉर्मेशन, तो आप देखिए इन्हें सिस्टिक फाइब्रोसिस है, फिर भी ये बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम में रहते हैं और बहुत ही अपनी जो ज़िंदगी है, अपनी जो लाइफ है, उसको बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज जो है, ऐसे जो पेशेंट हैं इनको भी फ़ायदा हो जाता है। अब दूसरा जो है, ये देखिए यहाँ पे आप गूगल में इनका नाम लिखोगे, इवान स्कली सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो बहुत सारी वेबसाइट जो है वो आपको मिल जाएंगी। और अगर आप इनको फॉलो करना चाहते हैं, इवान स्कली को, तो उनका फेसबुक पेज, उनका यूट्यूब वीडियो वगैरह भी डालते हैं ये, ठीक है। चलिए, ये देखिए अभी, ठीक है। अब ये जो फोटोग्राफ है, इसमें ये फोटोग्राफ जो है, इसमें आप देखें 1989 में अ टीम इंक्लूडिंग साइंटिस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल फॉर सिक चिल्ड्रन इन टोरंटो। टोरंटो में बीमार बच्चों के लिए जो अस्पताल है, ये अस्पताल ने आइडेंटिफाइड द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए जो जिम्मेदार जो जीन है उसको आइडेंटिफाई किया था। टोरंटो में जो हॉस्पिटल है, जो बीमार बच्चे को ट्रीटमेंट करती है, उस हॉस्पिटल ने। अब देखिए, अब ये जो जीन है सिस्टिक फाइब्रोसिस का,
तो दिस जीन कोड्स फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। CF का जो जीन है वो क्या करता है, वो जो जीन एक्सप्रेस होता है तो उससे जो प्रोटीन बन रहा है तो वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर, CFTR का फुल फॉर्म है ये, ठीक है। अब देखिए मेम्ब्रेन क्लोराइड चैनल, और ये जो CFTR जो है वो क्या करते हैं, ये जो प्रोटीन है वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की उसमें ये क्लोराइड चैनल के तौर पे काम करते हैं, CFTR प्रोटीन। अब देखिए सिंस डिस्कवरी ऑफ दिस जीन, जब से ये जीन की डिस्कवरी हुई है, ओवर 1600 CF causing mutation have been identified। सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए अभी तक जो म्यूटेशन जो हैं, ठीक है, जो फाइंड आउट हुई हैं वो कितनी है, 1600 जितनी म्यूटेशन जो है उनको ढूंढा गया है, and are recorded in the cystic fibrosis mutation database at the hospital for sick children। तो जो बीमार बच्चों का जो अस्पताल है टोरंटो में, तो उसमें जो डेटाबेस है उसमें इस जो इंफॉर्मेशन को सेव किया गया है, प्रिजर्व किया गया है। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है तो सिस्टिक फाइब्रोसिस ये जो है ये डेटाबेस है, इसमें आप चाहें तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं ओमिम को, तो वहाँ से भी आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, इज अ ह्यूमन डिजीज, इंसानों में पाए जाने वाली बीमारी। और ये जो बीमारी है इसकी वजह से क्या होता है, तो पैनक्रियाटिक, पल्मोनरी एंड डाइजेस्टिव डिसफंक्शन इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट। तो ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस की जो बीमारी है उसकी वजह से पेनक्रियाज में, फिर जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक है इनमें, और जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो अच्छे से काम, सही तौर पे काम जो है नहीं कर सकता। डिसफंक्शन का मतलब होता है अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता बच्चों में और जो यंग एडल्ट हैं इनमें। अब देखिए टिपिकल ऑफ द डिजीज इज एन एबनॉर्मली हाई विस्कोसिटी ऑफ सीक्रेटेड म्यूकस। और ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस की जो बीमारी है उसमें पेशेंट के बॉडी में क्या होता है कि भाई जो म्यूकस का जो सीक्रेशन है, देखिए तो एबनॉर्मली हाई विस्कोसिटी ऑफ सीक्रेटेड म्यूकस, म्यूकस का जो सीक्रेशन है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए और ये हाई विस्कोसिटी, और ये जो है, ये जो म्यूकस है वो कैसा है, विस्कस है, यानी बहुत, ये म्यूकस जो है वो बहुत ही गाढ़ा होता है ना, विस्कस का मतलब बहुत ही थिक होता है। अब देखिए इन सम मेल पेशेंट्स, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस की बीमारी से जो पीड़ित, जो ग्रसित जो पुरुष हैं उनमें वास डेफरेंस जो है, वास डेफरेंस जो है वो क्या होता है, वास डेफरेंस जो है पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जो अब ये जो वास डिफरेंस है वो तो एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत है, क्योंकि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो लेक्चर हैं तो वो सारे जो लेक्चर हैं यूट्यूब पे जो मैंने डाले थे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और आप सभी ने ये लेक्चर जो है वो देखा था। तो वास डिफरेंस जो है वो सारे जो लेक्चर हैं अभी भी हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। तो ये जो मेल पेशेंट है सिस्टिक फाइब्रोसिस के, तो उसमें क्या होता है कि भाई जो वास डिफरेंस जो है, ठीक है, डज नॉट फॉर्म प्रॉपरली, तो वो अच्छे से उसका जो विकास है नहीं हो पाता, और उसकी वजह से स्टेरिलिटी, तो ऐसे जो सिस्टिक फाइब्रोसिस से जो ग्रसित जो पुरुष हैं वो कैसे हैं, नॉन फर्टाइल रहते हैं, स्टेरिलिटी, या तो उनमें वंध्यता होती है, यानी कि वो जो है अपने बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होते।
अब आगे देखते हैं। अब देखिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज मैनेज बाय पाउंडिंग द चेस्ट एंड बैक ऑफ पेशेंट टू हेल्प सेक म्यूकस फ्री इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द लंग, है ना। तो अब ये देखिए, ये जो पॉइंट है इसमें जो सिस्टिक फाइब्रोसिस का जो पेशेंट है, उनको उनकी जो पीड़ा है उसमें राहत मिले, ठीक है। जो म्यूकस जो जमा हो गया है अंगों में, तो वो म्यूकस जो है उसको बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो उनका जो चेस्ट है, ठीक है, जो छाती का जो भाग है और पीछे का जो भाग है, वहाँ पे जोर जोर से क्या है, पाउंडिंग, यानी कि जोर जोर से उनको दबाया जाता है, धक्का दिया जाता है, तो जो म्यूकस है जो जमा हो गया है वो बाहर निकल सके। और इसके अलावा एंड बाय गिविंग एंटीबायोटिक टू ट्रीट एनी इन्फेक्शन दैट डेवलप। इसके अलावा जो पेशेंट हैं इनको जो है एंटीबायोटिक भी दिए जाते हैं। अब देखिए, अब सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ लीथल डिजीज, ठीक है। ये जो बीमारी है वो कैसी है, तो ये बीमारी जानलेवा होती है। With present management procedure, life expectancy is about 40 years। और ये जो पेशेंट होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के, तो उनकी जो उम्र होती है, उनकी जो आयु होती है, वो कितनी होती है, ज़्यादा में ज़्यादा 40 साल वो जीते हैं, है ना। अब देखिए, दूसरा जो बुक है उसमें से भी इंफॉर्मेशन, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसीज, बहुत ही सामान्य ये एक बीमारी है। It affects approximately 1 in 4,000 children born in the United States। तो ये जो बीमारी है उसमें आप देखिए, जो अमेरिका है, अमेरिका में क्या होता है, 4,000 जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से एक बच्चे को ये बीमारी होती है। People with CF experience a progressive impairment of lung and gastrointestinal function। तो ऐसे जो पेशेंट हैं जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उनके जो फेफड़े हैं और उनके जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो ट्रैक हैं, जो पाचन तंत्र है, और उनका जो फंक्शन है उसमें वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ CF पेशेंट इज अंडर 40। उनकी जो एवरेज जो है पेशेंट की जो आयु होती है वो 40 साल होती है। फिर CF is caused by mutation in single gene that code for protein so vital that a change in a particular amino acid has life altering consequences। जो CF होने का जो वजह है, कारण है, वो क्या है, एक जो सिंगल जीन है उसमें म्यूटेशन होता है, ठीक है। और ये जो सिंगल जीन है जिसमें म्यूटेशन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, और ये जो प्रोटीन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें होता क्या है कि जो पर्टिकुलर जो एमिनो एसिड है वो चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से लाइफ अल्टरिंग, यानी कि जो पेशेंट का जो पूरा जो जीवन है ना, वो काफ़ी तकलीफों से भरा हो जाता है। अब व्हाट इज दिस प्रोटीन एंड व्हाट रोल डज इट प्ले इन द बॉडी। अब ये जो प्रोटीन है वो कौन सा है और इस प्रोटीन का शरीर में काम क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, to maintain their internal environment, the cells of all organisms must exchange molecule and ion consistently with the fluid environment that surround them। हमारे शरीर में, इंसानों के शरीर में जो सेल हैं, ठीक है, तो सेल को क्या है, अपना जो बिल्डअप है वो कायम रखने के लिए, ठीक है, सेल जो है वो अच्छी तरीके से अपने फंक्शन कर सकें, सेल अलाइव रह सकें, उसके लिए सेल को क्या करना पड़ता है, जो मॉलिक्यूल हैं और आयन है, तो उनको एक्सचेंज करना पड़ता है। सेल के आसपास जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, उससे सेल को मॉलिक्यूल और आयन जो है वो कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज करने पड़ते हैं। अब ये जो एक्सचेंज जो है, ये एक्सचेंज कैसे पॉसिबल होता है, तो ये एक्सचेंज जो है, ये एक्सचेंज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप जानते हैं, सेल जो है, सेल में जो आउटर लेयर है उसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, सेपरेट सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो सेल को अपने सराउंडिंग से अलग करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखें, सम ऑफ द प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट मूव पर्टिकुलर आयन एंड मॉलिक्यूल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन हैं, कुछ जो प्रोटीन है वो क्या करते हैं, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन है वो पर्टिकुलर आयन और मॉलिक्यूल जो है उनका मूवमेंट करते हैं। तो ये आयन और मॉलिक्यूल कौन से हैं, जिसमें जिसमें पानी भी इंक्लूडेड है। अब देखिए, इन अ डायरेक्टेड वे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और ये जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से। अब डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मूव डिफरेंट मॉलिक्यूल और आयन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अलग अलग प्रोटीन हैं, और ये जो प्रोटीन हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल और आयन जो हैं इनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अब वन सच ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो एक इस प्रकार का जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो मौजूद है उसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, या तो शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, CFTR। अब ये जो CFTR जो है विच इज फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियल सेल। तो ये जो CFTR जो है, ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो कहाँ पे मौजूद होता है, तो एपिथेलियल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये CFTR प्रोटीन जो है वो मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। अब देखिए, अब एपिथेलियल सेल जो है, एपिथेलियल सेल कहाँ पे हैं, तो एपिथेलियल सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू शीट लाइक लेयर दैट फॉर्म कवरिंग एंड लाइनिंग which are typically exposed to water, air and fluid। ठीक है, एपिथेलियल सेल जो है वो इकट्ठा होके क्या बनाते हैं, वो इकट्ठा होके सीट लाइक लेयर बनाते हैं, स्तर बनाते हैं। और ये जो स्तर है एपिथेलियल का वो कवरिंग और अंगों को अंदर से आवृत करने का, लाइनिंग करने का काम करता है ना। तो ये जो एपिथेलियल सेल है एक्सपोज टू वाटर, एयर और फ्लूइड विद इन दी बॉडी। और ये एपिथेलियल सेल जो है वो किससे एक्सपोज होते हैं, वो किसके संपर्क में होते हैं, पानी, हवा और जो फ्लूइड है शरीर के अंदर प्रवाही है हमारे शरीर में, उसके संपर्क में ये एपिथेलियल सेल होते हैं। एपिथेलियल सेल लाइन द पैसेजवे डक्ट्स ऑफ द लंग। तो अब देखिए, एपिथेलियल सेल लाइन जो है, लाइन द पैसेजवेज डक्ट्स ऑफ द लंग, लीवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है इनकी जो सतह है, ये जो ऑर्गन है, तो ये लंग, लीवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें जो आप देखेंगे एपिथेलियल सेल का जो लाइनिंग है वो पैसेज वे और डक्ट जो है इन अंगों की, वहाँ पे ये एपिथेलियल सेल जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी जो स्किन है, त्वचा है, उसमें भी एपिथेलियल सेल पाए जाते हैं। अब देखिए, CFTR जो है, CFTR जो है वो क्या करता है, पंप्स क्लोराइड आयन आउट ऑफ दो सेल। तो अभी इन अंगों के जो सेल हैं इनमें जो CFTR, तो CFTR जो है वो क्या करता है, CFTR जो है वो पंप करता है क्लोराइड आयन को बाहर निकालने का। इन सभी जो सेल हैं, इन सभी अंगों के जो एपिथेलियल सेल हैं, इनमें से क्लोराइड आयन को बाहर निकालने का काम जो है वो कौन करता है, CFTR करता है। और क्लोराइड आयन जब सेल में से बाहर निकले तो वाटर फॉलोज दी आयन। एक बार Cl जो आयन है, Cl माइनस जो है वो बाहर गए, तो उसके साथ साथ में पानी जो है वो भी बाहर जाता है। तो जब आप समझिए कि भाई जब क्लोराइन के आयन बाहर गए और उसके साथ में पानी बाहर गया, तो उसकी वजह से प्रोड्यूसिंग अ थिन वाटरी फिल्म ओवर द एपिथेलियल टिश्यू सरफेस। और उसकी वजह से क्या होता है, Cl माइनस बाहर गए, पानी बाहर गया, तो उसकी वजह से जो एपिथेलियल टिश्यू सरफेस है उसके ऊपर पतली पानी की जो फिल्म है वो निर्मित होती है, उसका निर्माण होता है। और उसकी वजह से क्या होता है,
Mucus can slide easily over the tissue because of the moist surface। और अब इसकी वजह से क्या होता है, जो म्यूकस जो प्रोड्यूस होती है, तो म्यूकस जो है वो आसानी से इस मॉइस्ट सरफेस में खिसक सकती है, आगे बढ़ सकती है। तो ये तो है ये CFTR म्यूकस वगैरह की बात की, एपिथेलियल सेल की हमने बात करी, CFTR क्लोराइड आयन, पानी और म्यूकस, ये सारा जो है, ये सब बातें जो हैं नॉर्मल जो व्यक्ति हैं उनमें हमने बात कर रहे हैं। अब जो है अब यहाँ पे आप देखिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड डिजीज इन ह्यूमन। ठीक है, इंसानों में आनुवंशिक तौर पे पाई जाने वाली बहुत ही एक सामान्य बीमारी है, और अफेक्टिंग 1 in 2000 न्यूबॉर्न ऑफ नॉर्दर्न यूरोपियन हेरिटेज। तो जो नॉर्दर्न यूरोपियन जो रीजन है, वहाँ पे जो 2000 बच्चे जो जन्म लेते हैं, वो 2000 में से एक जो बच्चा है उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस की बीमारी हो जाती है। अब देखिए, CF इज इनहेरिटेड एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन। अब ये CF जो है उसका होने का जो कारण है, तो वो है ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी इज एस्टिमेटेड टू बी about 1 in 25 in Caucasian populations। तो आप फ्रीक्वेंसी जो है वो देखिए, आप 1 in 25 इन कॉसेशियन पॉपुलेशन, कॉसेशियन जो पॉपुलेशन है उसमें तो 25 में से एक व्यक्ति को ये सिस्टिक फाइब्रोसिस की बीमारी हो रही है ना। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी हुई। अब देखिए, इन द यूनाइटेड स्टेट अलोन ओवर 30,000 पीपल सफर फ्रॉम दिस डिवास्टेटिंग डिजीज। अमेरिका की बात करें तो 30,000 लोगों को ये जो बीमारी है वो होती है। One easily diagnosed symptom of CF is excessively salty sweat। ऐसे जो पेशेंट हैं उसका जो एक कॉमन जो लक्षण है वो है बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी पसीना, है ना। सॉल्टी जो खारा जो पसीना है वो निकलता है पेशेंट के बॉडी में से। और फिर लार्जली बिनाइन इफेक्ट ऑफ द म्यूटेंट जीन, और ये जो इफेक्ट है वो क्या, म्यूटेंट जीन की वजह से। और दूसरे जो लक्षण हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के, दूसरे जो लक्षण हैं, अदर सिम्टम्स आर एनीथिंग बट बिनाइन। तो दूसरे जो लक्षण हैं वो कैसे हैं, बिनाइन है। तो द लंग्स, पेनक्रियाज एंड लीवर बिकम क्लॉग विथ म्यूकस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस की जो बीमारी है इसमें फेफड़ों में, फिर जो स्वादुपिंड है, पेनक्रियाज है, फिर यकृत है, लीवर, इन ये जो सभी जो अंग हैं वो म्यूकस से भर जाते हैं। ठीक है, विच रिजल्ट इन क्रोनिक इन्फेक्शन एंड इवेंचुअली मेल फंक्शन ऑफ दिस वाइटल ऑर्गन। तो ये जो है ये म्यूकस बहुत सारा जमा हो जाता है इन अंगों में, तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा जो चेप है वो बढ़ जाता है, इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से ये जो अंग हैं वो काम करने बंद कर देते हैं आगे जाके। इसके अलावा इन एडिशन म्यूकस ओफन बिल्ड्स अप इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो पाचन तंत्र है इसमें भी म्यूकस जो है वो जमा हो जाती है, कॉजिंग इंडिविजुअल टू बी मेल नरिश नो मैटर हाउ मच दे ईट। तो जो पेशेंट है सिस्टिक फाइब्रोसिस का, उसका जो पाचन तंत्र है उसमें म्यूकस बहुत सारी जमा हो गई, तो उसकी वजह से ये जो पेशेंट है वो कितना भी खाना खाए फिर भी वो कुपोषण का कुपोषण से ग्रस्त हो जाते हैं, मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, क्योंकि वो खाना जो है वो निगल ही नहीं पा रहे हैं, म्यूकस इतना सारा जमा हो गया है डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर लंग इन्फेक्शन आर रिकरेंट एंड पेशेंट ऑफन डाई फ्रॉम न्यूमोनिया एंड अदर इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो जो फेफड़ों वगैरह में भी इन्फेक्शन लग जाता है तो उसकी वजह से न्यूमोनिया भी हो जाता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन लगने की वजह से पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। अब देखिए,
In 1940, the average life expectancy for newborn with CF was less than 2 year. 1940 का जो साल है, इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस की जो बीमारी है, तो जो नए बच्चे जो पैदा होते थे, उनका जो आयु है, उनकी जो उम्र थी, वो तो 2 साल की ही रहती थी। 2 साल में ही सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले बच्चे जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती थी। With improved method of treatment, life expectancy has gradually increased. लेकिन जैसे जैसे जो ट्रीटमेंट जो हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के, इनमें इम्प्रूवमेंट आता गया, वैसे वैसे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जो आयु जो है, वो बढ़ने लगी है अब पेशेंटों की। Today, the life expectancy for some CF is about 32 years, but quality of life is poor. आज की तारीख में अगर हम बात करें तो जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के जो पेशेंट हैं, उनकी जो आयु है वो लगभग 32 साल के आसपास होती है, लेकिन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी पुअर। लेकिन इनका जो जीवन है वो बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से भरा हुआ होता है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो पुअर होती है पेशेंटों की। अब देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ CF जीन इज वन ऑफ द मेजर सक्सेस ऑफ पोजिशनल क्लोनिंग। ठीक है, फिर तो ये देखिए आप, अभी जो जेनेटिक जो है उसमें आप देखें कि भाई जो CF जीन जो है उसका आइडेंटिफिकेशन होना, ये एक बड़ी कामयाबी है, सक्सेस ऑफ पोजिशनल क्लोनिंग, है ना। तो इसका फिर जो क्लोनिंग वगैरह जो है वो भी आज सक्सेसफुली कर रहे हैं। फिर biochemical analysis of cell from CF patient had failed to identify any specific metabolic defect or mutant gene product। ठीक है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के जो पेशेंट हैं उनमें जो सेल का जो बायोकेमिकल एनालिसिस जो है वो फेल हो गया। क्यों? तो जो म्यूटेंट जीन प्रोडक्ट, तो जो म्यूटेंट जीन जो प्रोडक्ट है उसको सही तरीके से अभी उसका जो पता है वो नहीं लगा पा रहे हैं बायोकेमिकल एनालिसिस से। अब देखिए, देन इन 1989 ये जो साइंटिस्ट हैं फ्रांसिस कॉलिन एंड लेप्ची सुई एंड देयर कोवर्कर आइडेंटिफाइड द CF जीन। तो ये जो रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने CF जीन जो है इसको ढूंढा और कैरेक्टराइज सम ऑफ द म्यूटेशन दैट कॉज दिस ट्रेजिक डिजीज। तो ये जो वैज्ञानिकों की जो टीम है जिन्होंने CF जीन को ढूंढा और ये जो बीमारी और उसका जो म्यूटेशन है वो इन्होंने फाइंड आउट किया। The cloning and sequencing of the CF gene quickly led to identification of its product। और ये जो जीन है CF का, उसका क्लोनिंग किया गया, सीक्वेंसिंग किया गया, तो उसकी वजह से ये जो जीन है इसमें से जो प्रोडक्ट बनती है, जो प्रोटीन बनता है, वो बहुत जल्दी उसको ढूंढ निकाला गया, which in turn has suggest approaches to clinical treatment to this disease and hope for gene therapy in future। तो ये जो कामयाबी मिली है, जो जीन को फाइंड आउट किया गया, क्लोनिंग है, उसका क्लोनिंग किया गया, उसकी प्रोडक्ट मिली, प्रोटीन मिला। ठीक है, तो अब रिसर्चर जो हैं, साइंटिस्ट जो हैं, उनमें ये उम्मीद जगी है कि भविष्य में ये जो बीमारी है इसकी ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड कर दी जाएगी और जो जीन थेरेपी है उसका भी अच्छे से इस्तेमाल होगा ये सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी के अगेंस्ट में। तो अब यहाँ पे जो पार्ट 1 जो है, ये जो पार्ट 1 है यहाँ पे समाप्त होता है और बाकी का जो डिस्कशन है, मैंने जो आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताए, ठीक है, तो वो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो सारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं मैं डिस्कस करूँगा पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 कहाँ पे अवेलेबल होगा, ऐप पे कहाँ पे है, वो लोकेशन भी मैंने आपको बता दिया और मैं किस तरह से ये लेक्चर जो है लेने वाला हूँ वो भी मैंने आपको बताया। मेरा जो ऐप है तो ऐप का जो नाम है वो है मनीष जकोष्टी। ठीक है, ये जो है ये मेरा
मोबाइल नंबर है। अगर आप चाहें तो आप मेरे से बात भी कर सकते हैं इस टाइम के बीच में। ये जो है मेरा अ, ये जो है मेरा ईमेल एड्रेस है। और दूसरी बात, जो बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे इस पे बात कर सकते हैं, ठीक है। और जो ऐप के जो मेंबर्स हैं, तो उनके साथ में जो मीटिंग ऐप है उससे मैं जुड़ूंगा, और सारे जो बुक्स मैं इन लेक्चर्स में इस्तेमाल करता हूं, तो वो सारे जो बुक्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा जो आपको चाहिए स्टडी मटेरियल, बुक वगैरह, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।